गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड इन द सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, सीरीज RLC सर्किट आप सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे R, L और C कंपोनेंट कौन से कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में, इसलिए इसको सीरीज RLC सर्किट कहते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पीडेंस को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए? आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अब आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो जो R है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VR। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? VC। तो सबसे पहले मुझे इन सबका क्या याद होना चाहिए? वोल्टेज याद होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या होगा? VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वो क्या हो जाएगा आपका? VL इक्वल टू IXL। अगेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा आपका? VC इक्वल टू IXC। ठीक है, अब मुझे इसका टोटल वोल्टेज निकालना है। तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालते हैं अपन? वैसे तो प्लस करके निकालना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि मैंने आपको बताया था कि L और C का क्या डिफरेंस होता है। C हमेशा क्या करता है, इसमें हमेशा C पीछे की साइड रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी L से। ठीक है, L की तुलना में। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा जब हम इस पूरे सर्किट का क्या निकालेंगे? वोल्टेज निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि इस पूरे सर्किट को, इस पूरे को मैं मिलाकर क्या बोलूँगा? इसे पूरे को मिलाकर बोलूँगा मैं Z टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, तो V नॉट जो हमारा होगा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस होल सर्किट क्या हो जाएगा? V नॉट इज इक्वल टू IZ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो IZ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, IR का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? IXL होल स्क्वायर माइनस IXC होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा स्क्वायर, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इनके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? I स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो XL माइनस XC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आपका I स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वायर Z स्क्वायर। इस I स्क्वायर से I स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो Z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। जैसे ही हम Z निकालेंगे, यहाँ पे Z की इक्वेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे अगर सपोज करंट निकालते हैं, एक करंट निकालना है मुझे, टोटल करंट। ठीक है, तो टोटल करंट किस तरह से निकालूंगा मैं? I इक्वल टू क्या होता है मेरा? V अपॉन Z। ठीक है, तो I इक्वल टू V अपॉन Z होता है। तो V Z की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं यहाँ पे? जो हमने कैलकुलेशन करी ना कि R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल करंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक डेरिवेशन है आपका, तो इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के न्यूमेरिकल के ग्रुप में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखें, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है LCR वाला सर्किट, जिसमें हमने इम्पीडेंस पूरे कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक रेजोनेंट कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब आता है हमारा क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं वो। ठीक है, तो देखो क्वालिटी फैक्टर किस तरह से निकालेंगे। क्वालिटी फैक्टर बहुत ईजी है, क्वालिटी फैक्टर में कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पूरे टॉपिक लिखता हूं मैं आपके सामने। क्वालिटी फैक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? Q फैक्टर पे बोलते हैं। अब देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? जैसे Q है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली ओमेगा नॉट L अपॉन R। ठीक है, अब अगर हमारे पास L और
और आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ओमेगा नॉट हमें फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो हम क्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू फैक्टर को हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है क्वालिटी फैक्टर का। अगर कैपेसिटिव सर्किट है आपका तो उसमें क्या होगा, 1/ओमेगा नॉट सी आर, ये ध्यान रखना है। तो ये केस तो किसका हो गया, ये केस तो हो गया आपका इंडक्टर के केस में, जो आपको इंडक्टर गिवन है, और ये किसका केस हो जाएगा आपका कैपेसिटर का केस, जो आपको कैपेसिटर गिवन है, चार्ज गिवन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 1/ओमेगा नॉट सी आर हो गया। इसके बाद पावर, इसके बाद हम पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो पावर कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ पावर। देखो कैलकुलेशन ऑफ पावर में क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं पावर P का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, P इक्वल क्या होता है आपका VI होता है, ठीक है। अब I हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, I हम जानते हैं I इक्वल क्या था हमारा Vm/Z। अब यहाँ पे Z क्यों लिया, क्योंकि Z इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो सर्किट है कौन सा है, RLC, वो अकेला नहीं है, वो अलोन नहीं है, वो एक साथ कॉम्बिनेशन में, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे मैंने किससे डिनोटेट किया था, Z से डिनोटेट किया था, ठीक है। तो हमारा जो करंट निकालेंगे हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, I = Vm/Z निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई करंट की बात। अब हमें निकालना है फाई, जो इनका एंगल होता है वो क्या होता है आपका, फाई = tan इनवर्स XL - XC = R, ठीक है, XL - XC /R। और एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, वो समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, L को यहाँ लिखा और C को यहाँ लिखा, जबकि गलत है। क्यों, क्योंकि C यहाँ रहेगा, C बढ़कर आएगा और L कहाँ आएगा हमेशा अंदर, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू कम हुई, आपकी L की वैल्यू कम हुई, ठीक है, XC - XL/R। इसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे P, तो P मैंने अभी बताया था आपको VI, तो VM और I इनको स्मॉल लिखना पड़ेगा, VMIM, ठीक है, VMIM cos फाई। और हम जानते हैं जो cos फाई वाली होती है वो हमारी कौन सी पावर होती है, वो होती है हमारी एक्टिव पावर। अगर यहाँ पे sin फाई आ जाता तो फिर वो कौन सी पावर हो जाती है हमारी, वो हो जाती है हमारी रिएक्टिव पावर। और एक और पावर मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे, उसमें मैंने तीनों पावर बताई थी आपको, उसे हम बोलते हैं एपरेंट पावर, जो इन दोनों की किससे बनती है, कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशन देखते हैं अपन, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा LC ऑसिलेशन का मतलब क्या है। LC ऑसिलेशंस आपको नाम समझ में आ रहा होगा, किसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ओनली एक तो कैपेसिटर होगा और एक क्या होगा, L होगा, मतलब इंडक्टर होगा, ठीक है। इसे हम L बोलते हैं, इसे हम C बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ये भी चार्ज को स्टोर करता है, बट ये किसमें करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और ये किसमें करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी हमारी, वो क्या होगी हमारी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हम जब लिखेंगे तो वो इस तरह से होगी, Q/C - L di/dt। ये इसका क्या होगा, टोटल वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से अपन निकाल लेंगे। और अगर मान लो इसमें मैं चाहूँ I की वैल्यू कितनी होती है हमारी, I की वैल्यू थी हमारी dQ/dt, ठीक है। I क्या होता है हमारा, dQ/dt। तो ये हमारा LC ऑसिलेशन था, जिसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का बता देता हूँ मैं आपको एक बार। ओमेगा जो नॉट होता है ना हमारा फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकलता है, 1/√LC। अगर हमें L और C की वैल्यू गिवन है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है, ओनली LC ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट, LC ऑसिलेशन के बाद हमारा आता है सबसे अच्छी चीज, ट्रांसफार्मर्स। देखो ट्रांसफार्मर बहुत सिंपल चीज है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताऊँ मैं आपको। ट्रांसफार्मर्स, देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, अप एंड डाउन करता है। अब इसी के बेस पे इसके टू तरह के टाइप्स हो जाते हैं। एक पहला टाइप कौन सा हो जाता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा टाइप कौन सा हो जाता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब नाम से समझ में आ रहा है, जो वोल्टेज को अप करेगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जो वोल्टेज को डाउन करेगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके ब्रीफली इंट्रोडक्शन एंड इसके क्या हो गए, ये टाइप्स हो गए। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर टाइप पे भी आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। स्ट्रक्चर टाइप पे किस तरह से होते हैं वो देखिए आप, एक ट्रांसफार्मर ये है और एक ट्रांसफार्मर ये है,
देखिए इस ट्रांसफार्मर में और इस ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है आपका और एक ये वाला ट्रांसफार्मर। यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स होती है, इसे अपन बोलते हैं इनपुट वाइंडिंग, इसे बोलते हैं अपन आउटपुट वाइंडिंग, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं प्राइमरी, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, हाँ एक ये वाला है, यहाँ पे भी क्या होती है, कुछ वाइंडिंग्स होती हैं और एक यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं इसमें बता रहा था आपको कि इसमें क्या होता है कि कोर और शेल टाइप्स होती है। इसमें क्या, इसे बोलते हैं अपन कोर और इसे बोलते हैं अपन शेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर टाइप पे, इसके क्या हो गए टाइप्स हो गए, एक तो कोर टाइप होगा और एक शेल टाइप होगा। शेल टाइप में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो सरफेस है वहां पे वाइंडिंग्स हो रही है, और कोर टाइप में क्या दिख रहा है आपको, जो मिडिल इसकी जो शेल है उस पे क्या हो रही है, वाइंडिंग्स हो रही है। तो ये कोर टाइप और शेल टाइप स्ट्रक्चर टाइप पे हो गया, और एक हमने वोल्टेज टाइप पे इसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ठीक है, इसकी जो हम ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं वो क्या होती है आपकी माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी। ये किसकी इक्वेशन होती है आपकी, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और इसमें एक रेशो होता है वोल्टेज और ईएमएफ रेशो, वो देखिए आप सबसे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से होता है आपका, एक तो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, जो अपनी जो कॉइल्स होती है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एक होते हैं आपका ईएमएफ या वोल्टेज, ठीक है, और एक होता है आपका करंट। ठीक है, ये तीन चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो वो किस तरह से होती है आपकी, यहाँ पे एल ले लेते हैं, ई या फिर वी एक ही बात है ना। तो हाँ, इसका किस तरह से रेशो होता है वो देखते हैं अपन। ऐसा होता है N2 अपॉन N1, ठीक है, इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। अब देखो 1 और 2 का मतलब क्या है। 1 मीन्स आप समझना प्राइमरी, ठीक है, और 2 मीन्स आप समझना सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है इस रेशो में कि केवल ये दोनों तो क्या है प्रोपोर्शनल साइन में है, लेकिन ये किस में आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन और एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो देखिए आप, NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। 1 को मैंने प्राइमरी और 2 को मैंने किससे लिखा है सेकेंडरी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर पे बेस्ड। हाँ, और एक और बात की, ट्रांसफार्मर को मैं एक चीज और बताना था आपको, इसमें लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ था कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं आपको, उसको हमेशा कौन सी सीक्वेंस में जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए हमेशा पैरेलल सीक्वेंस में। क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि सपोज अगर हम ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से मैंने सीरीज में जोड़ दिया इनको, ठीक है, तो अब यहाँ से सप्लाई गई और यहाँ पे सप्लाई निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो क्या हो गया आपका डैमेज हो गया। तो जैसे डैमेज हुआ यहाँ पे इंटरप्शन हो गया, इंटरप्शन होती है बाकी की सप्लाई भी खत्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सीरीज का कनेक्शन हो गया। लेकिन अगर सपोज मैंने इन ट्रांसफार्मर को किस में कनेक्ट करा है, पैरेलल में कनेक्ट करा। अब पैरेलल में हम जानते हैं क्या होगा कि अगर एक ट्रांसफार्मर खराब भी हो गया ना, तो भी क्या होगा, ये दोनों वोल्टेज को स्टेबलाइज करते रहेंगे। ठीक है, मीडियम को बनाए रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही लगेगा चेक करने पे कि हाँ ये ट्रांसफार्मर खराब है, तो हम क्या करेंगे, इसी को केवल रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे सारा कंस्ट्रक्शन पूरा मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि प्रोटेक्शन इसमें सबसे ज्यादा रहता है पैरेलल में। ठीक है, तो हमारे घर के जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो भी पैरेलल सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा